लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट, सारे लोग आपस में थे और उन्होंने जब देखा कि ऐसी हालात है तो उन्होंने इसके पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं, हम इसका इलाज शुरू करें, कैसे करें। उतनी देर में मैंने पहली बार बोला कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब बर्दाश्त किया, आज तो उतनी देर ट्रैक पे पड़े थे तब बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप मेरा पैर काटिए, बिना एनेस्थीसिया हम बर्दाश्त करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा हाथ ये सब भी फ्रैक्चर था, बेड को पकड़ा है और बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काटा गया है। ये सब मतलब कह रहे थे तब तक भी अभी किसी को पता नहीं था कि ये नेशनल प्लेयर है। उन्होंने यहाँ तक कि वहाँ के जो डॉक्टर फार्मासिस्ट थे उन्होंने 1 यूनिट मुझे ब्लड भी दिया, सिर्फ इसी बात पे कि अभी भी जीने की इतनी इच्छा है इसके अंदर। उसके बाद वहाँ तक तो ठीक ठाक था। फिर लखनऊ KGMC ट्रामा सेंटर ले जाया गया, वहाँ तक भी ठीक था। जब एम्स ट्रामा सेंटर दिल्ली में मुझे लाया गया करीब 25 दिन बाद, जब डॉक्टरों ने कहा कि अभी अरुणिमा ठीक है, जान नहीं जाएगी, बाकी जब बात मीडिया में आई, रेलवे समय सारणी के अनुसार जब पता चला कि तब 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। जहाँ पे हम थे वहाँ पे 49 इतने करीब थे कि ऐसे पलट जाते तो फिर से ट्रैक पे आ जाए। इसीलिए मैंने मूवमेंट नहीं किया था कि शायद अगर ट्रेन आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसलिए नहीं किया था। हॉस्पिटल में जब मैं 25 दिन, एम्स की बात बता रहे हैं, जब 25 दिन के बाद जब मैं भी टीवी वगैरह देखना शुरू किया, क्या लिख के आ रहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा टीटी के आने से ट्रेन से कूद गई। ये मुझे उतना दुख तब नहीं था कि जब मेरा पैर कटा था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। उससे ज़्यादा दुख मुझे तब होने लगा जब ये सब बातें आनी। करोड़ों बच्चे जब ये सोचते हैं कि मुझे गेम इससे मुझे प्रॉफिट होगा या फिर कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसके एंड मोमेंट पे इस तरीके की बातें करें। सच में हम टूट चुके थे कि एक तो जिस घर की जवान लड़की का पैर कटा हो, उसके परिवार की क्या स्थिति हो सकती है या उसकी क्या सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वाकई में हॉस्पिटल के बेड पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर बाद में बोला गया, जब इसका खंडन के टिकट वगैरह दिखाया था, घर वालों ने टिकट दिखाया, प्रूफ किया, CCTV कैमरा लगाने का मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था, प्रूफ हुआ। खैर बाद में बोला गया कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। झकझोर के रख दिया था मुझे अंदर। तब मेरा जो अंदर का ना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वो एकदम ख़त्म हो रहा था। मैंने कहा क्या है, अभी हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लोगों के, लेकिन लोगों को कहते हैं ना इतनी बड़ी लेवल की वो बातें हो रही थी कि बात को सुनी ही नहीं जा रही थी। तब हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया, ठीक है आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। तो सब कुछ मतलब अभी ये एक चीज मेरे साथ, या तो ये मुझे दाल रोटी की कभी कमी नहीं होती अपने घर में, या तो पूरी तरीके से वहीं हम गिव अप कर देते, दाल रोटी खाते घर में, दैट्स ऑल। या तो जो जिंदगी बैसाखी पे रहते, व्हील चेयर पे रहते, या तो अपने आप को या तो प्रूफ कर दो। वो रिस्क कभी बहुत सारे लोग इतने, शायद आप लोगों में से भी कुछ लोग सोचेंगे इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा रिस्क है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। दर्द बर्दाश्त करने की अगर आप में क्षमता नहीं है तब तक आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए फिर डिसाइड किया, लाइफ का सबसे कम माउंटेनिंग चुना। और कहते हैं कहने में और करने में बहुत अंतर है। जब जिस लड़की का पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड पड़ी है, प्रोस्थेटिक लेग भी नहीं लगा है, अगर कोई हॉस्पिटल के बेड से पड़े पड़े बोले कि मुझे एवरेस्ट जाना है तो लोग पागल तो बोलेंगे। मुझे लोगों ने पागल, सनकी, दिमाग खराब हो चुका है, मतलब क्या नहीं बोला। यहाँ तक कुछ लोगों ने फ्रंट पे मुझे बोला कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है। गलती उनकी भी नहीं थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था इस तरीके से। हमारे साथ क्या होता है ना कि हम जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दे देते लोगों को समझ में नहीं आता। सही है। और मेरा तो यही मानना है कि बात तभी करो जब आपके हाथ में अचीवमेंट हो, तभी बात करते, तो ये होना भी चाहिए ऐसा। आप क्या था सही जगह में, हम कहाँ पे ट्रेनिंग करें, कहाँ पे हम किसके अंडर में गाइडेंस में ट्रेनिंग। मैम बुछेंद्री पाल भैया ने सजेस्ट किया, भाई साहब हमारे हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैडम बुछेंद्री पाल से मिलते हैं। भाई को भी बोलते कि वो तो पागल हो ही चुकी है, कम से कम तुम तो ना पागल हो, उसको समझाया जा रहा था। हम दोनों जन मिलकर जब एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद जब लोग अपना जीवन यापन करने की सोचते हैं या इस तरीके की सोचते हैं, तो हम सीधा एवरेस्ट क्लाइंब की और इस तरीके की अपने आप को प्रूफ करने की 2 चीज़ें दिमाग में सिर्फ चल रही थी। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में जमशेदपुर पहुंचे, मैडम से मिले, मैडम बुछेंद्री पाल। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उन्होंने कहा अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। वाह भी वाह। तो वो एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया।
उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। हम जब ट्रेनिंग में गए सारे लोग नॉर्मल थे, तब तक तो खैर इतना स्ट्रांग हम हो गए थे, सारे लोग भी वही बातें कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या होता था, किसी पीक के लिए, जब ट्रेनिंग की बात बताए, किसी पीक के लिए हम निकलते तो सारे लोग कहते कि हाँ रणिमा तुम धीरे धीरे आओ, हम लोग चलते हैं। हर बात सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। मैं बताऊँ, स्वामी जी की मैं महाराज जी से मिली नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि ऐसे कि स्वामी जी के बारे में बताते थे मुझे। और सिर्फ स्वामी जी को, जब भगवान परमहंस माँ शारदा जी को तो हम जानते भी नहीं थे। महाराज जी से जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो महाराज जी ने मुझे वो फोटोग्राफ दिया और इतना ही बोला कि तुम इन पे भरोसा रखना और देखना, तुम्हें जहाँ भी कहीं ज़रूरत, कहीं भी प्रॉब्लम होगी, तुम इस फोटो को देखना और बोलना कि मेरी मदद करिए। यही हुआ। मतलब जैसे विश्वास नहीं होता किसी चीज़ पे, एक विश्वास, अटूट विश्वास आपका हो उस पर, बस। बाकी तो सब कुछ आप करते हो, एक विश्वास उस पर होता है और सब कुछ तो आप करते हो। उसी तरीके से आप अपने आप रास्ता, आप पानी की तरह अपने आप रास्ता बनाते चले जाते हो। वहाँ पे भी यही हुआ। सारे लोग हमसे आगे जब निकल जाते, हम उनसे यही बोलते, अपने मन में ये सोचते कि क्या है कि मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा पीक नहीं सबमिट कर दूँ। फिर उसी दिन एक निश्चय लिया कि कोई बात नहीं, आज ये दिन ऐसा नहीं है कि मैं चल पाऊँ, आज इतना मैं ठीक नहीं हूँ कि मैं चल पाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे आगे जाऊँगी। आने वाले 8 महीने बाद पूरा टेंट उठा के, पूरा 30 किलो का वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते, टॉप पे पहले पहुँचते थे और ऐसे करके देखते थे ये लोग आ रहे हैं। मतलब उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती थी जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाते क्या हो, पैर नहीं है, खाते क्या हो, ऐसे करके। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी ट्रैकिंग के दौरान क्या होता, मेरा पैर कट जाता, स्टंप जो है से कट जाता था, ब्लड निकलने लगता था, इतना ज़्यादा रगड़ पड़ता था कि वो पूरा कट जाता था, ब्लड आने लगता था। तो बार बार पैर खोल के देखते थे, तब भी देर होता था, लेट हो जाते थे हम। उसी दिन फिर एक संकल्प लिया कि अगर दिन भर का मेरा काम है, पूरे दिन में चाहे वो ब्लिस्टर पड़े, ब्लड निकले, कुछ भी हो, लेकिन पैर नहीं खोलेंगे। आज की डेट में इतना वो हार्ड हो चुका है कि अब तो ब्लड ही नहीं निकलता। तो सब कुछ आप पर है, आप कैसे अपने बॉडी को करते हो, कैसे अपने मन को करते हो, सब कुछ आप पर है। और जब एवरेस्ट की बात आई, किसी को वही मेरे लिए यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एवरेस्ट शेरपा को जब पता चला तो बोला नहीं हो सकता। कैंप 3 तक तो ठीक ठाक है, कैंप 3 तक तो ठीक ठाक है। जैसे एवरेस्ट क्या नहीं, देखने में अभी आप वो देखोगे, फोटोज़ देखोगे तो इतना सुंदर दिखेगा। कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास भी कि उसका देखो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन वो दिखता सुंदर, लेकिन है इतना हार्ड कि बहुत मुश्किल हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ब्लू और ग्रीन आइस दिखता है। कैंप 3 तक हम ठीक ठाक। नॉर्मल लड़कियां ऐसी थी, कई नॉर्मल लड़कियां जो हम लोग के साथ, वो सब गिव अप करके नीचे आ गई थी। आज वो लोग बल्कि हमको मिलते हैं कि रणिमा तूने हिम्मत दिखाया, तू कर लिया तूने। कैंप 3 से कैंप 4 पहुंचे हम। कैंप 4 के बाद जैसे ही मैं कैंप 4 में गई, मेरे बगल वाले टेंट में एक कोरियन लड़की को ऐसे खींच के निकाला जा रहा था और उसका बॉडी ऐसे अकड़ गया था, मर चुकी थी। वो सबमिट करके वापस आई थी, मर चुकी थी। डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता जब आपके सामने किसी को आप मरता देखो, या फिर इस तरीके जिधर ही आप हेडलाइट मेरी जाती थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आती थी। अच्छे माउंटेनियर और अच्छे हौसले, कितना भी दिलेर क्यों ना हो, लेकिन धरी की धरी रह जाती जब अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरीके की चीज़ें देखता है। सच में मैंने भी कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा क्या है ये, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि क्या करूं। जिस चीज़ के लिए ये लोग मर चुके हैं उसी चीज़ के लिए हम आगे जा रहे हैं। लेकिन जब आपका गोल आप पे इतना ज़्यादा हावी हो ना, कि इतना ज़्यादा आप पे हावी हो कि दिल दिमाग पूरे रग रग में हो आपके, तब ऐसी चीज़ें भी आपको हेल्प करती। मैं खुद वहाँ पे खड़ी होके करीब 10 से जब मैं ऊपर निकलना शुरू किया मैंने, जहाँ सिर्फ डेड बॉडीज, उसको डेथ जोन एरिया ही बोलते हैं, उस एरिया का नाम ही डेथ जोन एरिया पड़ चुका है। जितने लोग मरे हुए थे, कोई ऐसा किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, ऐसे दबा हुआ उसमें बर्फ में,
मैं 10 से 15 सेकंड खड़ी हुई, मैं खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने 10 से 15 सेकंड खड़ी होकर सिर्फ इतना बोला, अगर आप सभी में से सब ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगा और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि मुझे और महाराज जी से जो मैंने वादा किया था, मेरे दिमाग में वो बहुत वीडियो की तरह चल रही थी। अगर मतलब हम अगर अपने लक्ष्य थोड़ा सा कुछ दूसरा कुछ सोचते हैं ना, तो फिर सब करे लीक से अपने हट जाते हैं। मेरे दिमाग में वीडियो की तरह चल रहा था कि मैं उसी दौरान की मैं बता रही हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लैप में फोटोज था, ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, तो अभी फोटो भी वो दिखाएंगे। ब्लैक एंड वाइट फोटो था। और क्या हुआ, शेरपा को बार बार हम बोलते थे कि फोटो निकालो और मुझे थोड़ा सा दे दो। हम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखते, फिर उसको बोलते कि रख दो। तो बोलते क्या है तुम बार बार निकालती हो और बार बार रखवाती हो, टाइम वेस्ट होता है इससे, और मैं नहीं रखूंगा। कह क्या है ये? फिर उसने बोला कि क्या है क्या ये? तुमने कहा तुम नहीं जानते, मेरा एनर्जी का डोज है, मेरा एनर्जी का डोज है ये। हर बार मैं उसको देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी समझ से परे है ये, रखो। अच्छा, फिर रखा के फिर चलना शुरू किया। मेरे ग्रुप के सारे लोग निकल चुके थे, सारे लोग मतलब आगे चले गए थे मुझसे छोड़ के आगे। हमारा शेरपा सिर्फ 2 लोग थे। हिलेरी स्टेप, आप लोग अगर जानते हो हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जैसे ही हम पहुंचे, मेरा खुद का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। जनरली लोगों को 15 घंटे लगते हैं, 15 से 16 घंटे, 14 से 15-16 घंटे करीब लोग सबमिट कर लेते हैं। मैं जब साउथ समिट हिलेरी के ऊपर पहुंची, मेरा शेरपा बोला मैं तो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। यहाँ तक हम इतना इजी तरीके से यहाँ आपको बता रहे, लेकिन जब वो बोला था तो एकदम दिमाग और मन में मतलब दिल दिमाग में एकदम एक कौंध गया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, क्या होगा अभी। ऐसे एक आश्चर्य हो गए थे वहाँ पे। उसने बोला 1 घंटे पहले वो ब्लिंक करता है कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, सेफ जगह पे आप चलो, या दूसरा ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो। बोला कि रिंडिमा तुम यहाँ तक भी तुम्हारा कम नहीं है, कोई आज तक नहीं आया है। उसने जब हम नहीं माने कि नहीं मुझे जाना है आगे, उसने एजेंसी के लीडर को, मैम बछेंद्री पाल, सबको बता दिया गया कि रिंडिमा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा, अगर ये नहीं मानी तो इसकी जान भी जा सकती है। मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा हमारा, और हम भगवान हमारे साथ में, बार बार मैं समझाने की उसको कोशिश कर रही थी कि मतलब हमारा विश्वास हमारे साथ है। वो नहीं मान रहा था। लास्ट में कभी कभी क्या होता है लाइफ में, मुझे मेरी माँ ने भी और मैम बछेंद्री पाल ने भी हमेशा यही बोला है कि जब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब सिर्फ आप होते हो, डिसीजन कोई और लेने वाला नहीं होता है, और डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए डिसीजन सिर्फ आपको लेना है। तो अब जहाँ पे भी खड़े हो वहाँ से थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो और सोचो कि एक एक कदम चल के आप यहाँ तक पहुँचे हो, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पे होगे, अपने लक्ष्य पर होगे। सही में मैंने शेरपा को बोला कि आप जाना चाहते हो तो, मैं इरिटेट हो गई मैं भी कि बार बार बोल रहा नहीं। मैंने इरिटेशन में मैंने बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और फिर क्या हुआ कि मैं एक कदम आगे बढ़ाई। ये बात मेरे दिमाग में एक वीडियो की तरह चल रहा था। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। शेरपा का भी नजरिया चेंज तुरंत, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्डर हो चुकी थी, उसका भी बिहेवियर तुरंत चेंज। मैं अपनी खुशी बांट नहीं पा रही थी वहां किसी से। सच बताऊं, मैं हाथ ऐसे ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था, इतनी जोर जोर चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास फैमिली, जो मतलब बाधाओं से हार जाते हैं, ऐसे लोग जो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हार जाते हैं, उनको मैं बताना चाह रही थी चिल्ला के बनाने। सबसे पहले मैंने उन लोगों को धन्यवाद बोला जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, क्योंकि सही मायने में सबसे बड़े साथी तो वही मेरे थे। अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते, सच बताओ मैं कभी पहुंच ही नहीं सकती थी वहां तक। उन्होंने मुझे वो चीजें जगाई कि हाँ तुम्हें वो चीज है, करो। और फिर
मैंने वो स्वामी जी से जो प्रॉमिस किया था वो फ़ोटो निकालो, बोलो फ़ोटो निकालो जल्दी उसमें से। मुझे याद था, ये सबसे बड़ी उसमें याद भी था मुझे। फटाफट फ़ोटो रखा और स्वामी जी की सब प्रार्थना किया कि वहाँ पे मुझे महाराज जी लोग एक जब कहीं शुरू करते हैं या प्रेयर करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं। मुझे आज तक वो मंत्र याद नहीं है। सच बताऊं, मुझे मंत्र वो याद नहीं है। और मैंने सिर्फ इतना बोला कि हे भगवान, वो जो महाराज जी मंत्र बोलते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो। मुझे नहीं पता कि वो मंत्र क्या है, लेकिन एक्सेप्ट कर लो आप। और लेकिन मेरी ये मतलब अंतरात्मा से मैं ये जानती कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ लेके आऊंगी। एक एक पल आपने मेरी मदद की और आज मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया करके। उसके बाद फटाफट शेरपा मुझसे बार बार बोल रहा है कि चलो नीचे चलो, ऑक्सीजन तेरा खत्म हो रहा है, मर जाएगी, जल्दी चल। मैंने कहा अच्छा नहीं, फ़ोटो खींच लो। तो उसने वो फ़ोटो निकाली थी, फ़ोटो खींच लो। 2-3 फ़ोटो निकाली। मैंने कहा अच्छा थोड़ा वीडियो भी बनाओ। कह रहा पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो चुका, मर जाएगी रे तू। ऐसे करके बोला उसने, मर जाएगी तू। हमने कहा नहीं बनाओ। तो मैंने थोड़ा जिद करने पे मैंने क्या किया, कैमरा अपना ऑन किया। मैंने 5 पे बैटरी लेके गए थे, एक डिस्पोजल कैमरा, दूसरा एक कैमरा कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। सब जैकेट के इधर उधर में भर रखा था। मैं उस वीडियो बनाने को बोला जब उसको, तो वीडियो बोला तू पागल, पूरी तरीके तरह हाई एल्टीट्यूड का असर हो चुका है, तू पागल हो गई है। सच बताएं, शायद आप लोग भी इसमें से सोचोगे कि सही में अरुणिमा का इतना रिस्क था, क्यों वीडियो बनाने की सोच रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं खुद इस बात को मान चुकी थी शायद मैं जिंदा ना जाऊं। खुद इस चीज़ अंदर में चल रहा था कि शायद मैं, क्योंकि चमत्कार नहीं हो सकता, 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन मिलना असंभव होता है। और उसको कैमरा ऑन करके जब दे दिया, हमने कहा तुम बनाओ और ये कैमरा अपने पास रखो, अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ। उसको बोला मैंने कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुँचा देना, युवा वर्ग तक चला जाएगा। उसमें सिर्फ इतना ही बोला। आज वीडियो तो नहीं है, शायद यूट्यूब वगैरह पे है। वो वीडियो में सिर्फ 1 से 1.5-2 मिनट का है वो। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ऐसी हालात होने के बाद भी, एक्सीडेंट हुआ सब कुछ पता आप लोगों को, ऐसा होने के बाद भी अगर हम कर सकते हैं तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच की देरी है। जिस दिन वो सोच यहाँ से पनप गई और आप उस रास्ते पे पूरी ईमानदारी से चले अपने गोल के प्रति, कोई भी नहीं रोक सकता। बस इतना बनाया और वीडियो दिया। उसने बोला सच में तू पागल है। फटाफट खैर वीडियो बनाया, फिर रखा उसने। मैं चल के नीचे आई थी अभी कुछ ही देर, और क्योंकि मेरा तो लास्ट ऑक्सीजन का एकदम ख़त्म ही होने वाला था। मैंने नीचे कोई नहीं था। जब मैं टॉप पे पहुंची तब तो 2-3 लोग थे, तिब्बत साइड से भी चढ़े थे। बाद में सब लोग फटाफट, जब वेदर ख़राब हुआ, विंड चलने लगी, स्नो कॉटन जैसा गिरता है पूरा, तो सब फटाफट भाग के नीचे आना शुरू किया। मैं भी कुछ नीचे अभी आई ही थी कि मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म। हम ऐसे गिर गए थे नीचे से गिर गए बर्फ़ पे, और ब्रीदिंग बहुत फास्ट।